हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है जी? सभी के सब अच्छे हैं, सब ठीक ठाक हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बिल्कुल ही यूनिक टॉपिक और बिल्कुल नया टॉपिक, तरोताज़ा टॉपिक, जिसका नाम है सीबीडीसी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। 7 अक्टूबर को सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के ऊपर एक कंसेप्ट नोट इशू किया गया था बाय आरबीआई। हम उसी कंसेप्ट नोट से रिलेटेड कुछ बातें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेलकम एवरीबडी, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम जसप्रीत सिंह जौहर। दोस्तों, आप सबको बहुत अच्छे से याद है कि 2022 का जो बजट था, इस साल फरवरी का जो बजट था, उसके अंदर हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड 4 मेजर अमेंडमेंट्स इंट्रोड्यूस करे थे। एक तो था क्रिप्टो करेंसी की डेफिनेशन, यहाँ पे सेक्शन 2 क्लॉज 47A के अंदर उन्होंने डिफाइन करा कि क्रिप्टो करेंसी क्या है। फिर उस क्रिप्टो करेंसी का टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, टैक्स रेट क्या होगा, 30% का जो टैक्स रेट है उसके लिए सेक्शन नया बनाया 115 BBH। क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड जो पेयर है, जो पैसा दे रहा है सेल परचेज ट्रांजैक्शन में, वो TDS काटेगा, सेक्शन 194S नाम का नया सेक्शन आया। और फिर क्रिप्टो करेंसीज को और बाकी जो वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हैं उन सबको एक मूवेबल एसेट भी माना गया। और मूवेबल एसेट की डेफिनेशन सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज 10 के अंदर उसका मूवेबल एसेट की डेफिनेशन को भी थोड़ा सा अमेंड करके VDS को मूवेबल एसेट की कैटेगरी में रखा गया, VDA वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। इसी पूरी कड़ी के अंदर ये जो 4 सेक्शंस हैं, अगर इन 4 सेक्शंस की डिटेलिंग अगर हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ पे हमें एक बात समझ आती है। वो बात ये है कि गवर्नमेंट ने, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण मैडम ने इस बात का इशारा कर दिया था कि क्रिप्टो करेंसी के पैरेलली हम लोग अपनी इंडिया की डिजिटल करेंसी लॉन्च करेंगे इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23, दैट इज द करंट रनिंग फाइनेंशियल ईयर। अब ये कैसे होगा, उससे रिलेटेड एक कंसेप्ट नोट इंट्रोड्यूस किया गया है बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और जस्ट रिसेंटली मे बी 10 days ago, दैट इज ऑन 7 तारीख को, 7th of October दिस मंथ ओनली, ये वाला एक कंसेप्ट नोट इंट्रोड्यूस किया गया है। आज हम लोग उस कंसेप्ट नोट के बारे में ही डिस्कशन करेंगे। ये डिजिटल करेंसी है क्या, ई रूपी जो आने वाला है ये क्या है, कैसे काम करेगा, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। आइए, वेलकम एवरीबॉडी, वेलकम टू द अमेजिंग सेशन जो कि हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं ऑन, हम लोग ये कंसेप्ट जो डिस्कस कर रहे हैं ऑन CBDC कंसेप्ट नोट। मैंने सबसे पहले आपको यहाँ पे ये लिख के दिया कि कंसेप्ट नोट होता क्या है। हम लोग बार बार न्यूज़पेपर में पढ़ रहे हैं, इकोनॉमिक टाइम्स में हम लोग पढ़ते हैं, मिंट में इसको हम लोग बार बार पढ़ते हैं, अदरवाइज कहीं ना कहीं न्यूज़ की नोटिफिकेशंस आती है, इन शॉर्ट्स की नोटिफिकेशंस आती हैं, वहाँ पे बार बार कंसेप्ट नोट की बात हो रही है। तो मैंने आपको यहाँ पे कंसेप्ट नोट के बारे में एक सिंपल साधारण जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो मैंने आपको लिख के दिया। मैंने आपको कहा कि कंसेप्ट नोट जो भी होता है वो एक ब्रीफ आउटलाइन होता है। ब्रीफ का मतलब डिटेल्स नहीं होते, एक स्केलेटन काइंड ऑफ अ थिंग आपको दे दिया जाता है, बाहरी स्ट्रक्चर आपको दे दिया जाता है, एक ब्रीफ आउटलाइन आपको दे दिया जाता है फॉर द प्रोजेक्ट यू हैव इन योर माइंड। तो जो भी चीज़ आपके मन में चल रही है, दिमाग में चल रही है, उससे रिलेटेड एक ब्रीफ स्ट्रक्चरिंग, दैट इज एक स्केलेटन बना के आपको बताया जाता है। एक सिंपल भाषा में अगर मैं और इसको समझाने की कोशिश करूं तो इस जो कंसेप्ट नोट है, इसके अंदर कुछ आपको बातों का इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, कुछ बातों का बैकग्राउंड आपको बताया जाएगा, आपके प्रपोज ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं वो बता देंगे, और इससे क्या रिजल्ट्स आप अचीव करने वाले हैं, क्या आपके एम्स हैं, वो सब कुछ बताया जाएगा। और हमारे पास जो सर्कुलर नोट अभी आया ऑन दिस सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी कंसेप्ट नोट, इनफैक्ट उस कंसेप्ट नोट में भी ब्रॉडली सारे पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। यही चीज़ मैंने आपको बताई है यहाँ पे कि कंसेप्ट नोट एक इंट्रोड्यूस किया गया है ऑन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, और ये RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंट्रोड्यूस करा है 7 अक्टूबर 2022 को, जस्ट रिसेंट पास्ट में। RBI का एक डिपार्टमेंट है, फिनटेक डिपार्टमेंट, जिसने ये वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा है। और ये सर्कुलर एक कंसेप्ट नोट आपको दिया है जिसका एम क्या रहेगा। इसका एम रहेगा कि आपको ये बताया जाए इस पूरे जो
कंसेप्ट नोट है, इस कंसेप्ट नोट का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, एम क्या रहेगा, वो ये रहेगा कि लोगों के बीच में प्रमोट किया जाए अवेयरनेस अबाउट सीबीडीसी या डिजिटल करेंसी। लोगों को अपनी बात बताई जाए कि साहब ये सीबीडीसी होता क्या है, डिजिटल रुपी होता क्या है, कैसे काम करेगा, क्या इसके एडवांटेजेस होंगे, मे बी कुछ एप्रीहेंशंस आरबीआई के मन में चल रहे हो, उसके बारे में भी बताया जाएगा। आरबीआई अपनी अप्रोच को क्लैरिफाई करेगा इस इशू के ऊपर कि किस तरीके से डिजिटल करेंसी हमारे देश में ऑपरेट करेगी, और साथ साथ में पॉसिबल यूजर्स और फीचर्स ऑफ डिजिटल रुपी, किस तरीके से आप उसको यूज कर सकते हैं, क्या इसके फीचर्स रहेंगे, मे भी कुछ एडवांटेजेस में भी कुछ डिसएडवांटेजेस, इनके बारे में भी बात होगी। जब हम लोगों ने आज का ये अभी डिस्कशन स्टार्ट किया और 5 मिनट पहले, तो मैंने आपको बताया कि 2022 का जो बजट था उसके अंदर, बजट के अंदर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर 4 सेक्शन इंट्रोड्यूस करे गए। सेक्शन 2 क्लॉज 47A विद द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट या क्रिप्टो करेंसी दिया गया। 115 BBH जहां पे टैक्स रेट 30% का बताया गया। सेक्शन 194S जहां पे वीडीए के ऊपर टीडीएस के प्रोविजन इंट्रोड्यूस करे गए। तो इन सारी चीजों के साथ में ही मैं इसको रिलेट कर रहा हूं इसके साथ, दैट इज रीसेंट पास्ट। जो रीसेंट पास्ट है, जो बैकग्राउंड है, आप इसको बैकग्राउंड का नाम भी दे सकते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉल इट एज अ बैकग्राउंड, आप इसे बैकग्राउंड भी कह सकते हैं। तो देखिए रीसेंट पास्ट में हम सबको ये बात बहुत बहुत अच्छे से पता है कि क्रिप्टो करेंसी ने बहुत जबरदस्त तरीके से पॉपुलैरिटी गेन करी है। और इनफैक्ट मैं अगर आपको बताऊं, मैं ये वीडियो आज 15 अक्टूबर को रिकॉर्ड कर रहा हूं, और कल ही मैंने पढ़ा कि पोर्चुगल, जिसको हम लोग हिंदी में पुर्तगाल भी कहते हैं, पोर्चुगल ने 28% का डिजिटल करेंसीज के ऊपर, क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर टैक्स इंपोज करा। इससे पहले हम लोग ये अज्यूम करते थे कि पोर्चुगल इज अ टैक्स हेवन। टैक्स हेवन का मतलब कि एक ऐसी जगह जहां पे टैक्सेस से एग्जम्पशंस मिल जाती है, छूट मिल जाती है, दैट इज व्हाट वी कॉल एज टैक्स हेवन। बहुत सारे लोग इसे हेवन भी बोलते हैं, इट्स नॉट हेवन, इट्स अ हेवन। सो टैक्स हेवन है पोर्चुगल इन टर्म्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी, ऐसा हम लोग माना करते थे कुछ दिनों पहले तक। लेकिन कल ही 14 अक्टूबर को ही पोर्चुगल ने भी अनाउंस कर दिया दैट वी आर इम्पोजिंग 28% ऑफ tax on cryptocurrency, just on a similar lines as we did in February 2022, जब हम लोगों ने उसके ऊपर 30% का टैक्स लगाया। बहुत सारे लोग कहते थे 30% का टैक्स रेट इज टू हाई, बट अगर आप पोर्चुगल का रेट देखिए तो उन्होंने भी 28% लगाया। तो 28-30 में मेरे ख्याल से कोई फर्क नहीं है। दैट मीन्स यूरोपियंस आर ऑल्सो मूविंग ऑन द सेम थॉट लाइन्स एज वी इंडियंस आर मूविंग। तो बात को मैं और आगे बढ़ाऊं यहाँ पे, तो जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी पॉपुलराइज होती गई पूरे वर्ल्ड के अंदर, आरबीआई ने भी ये सोचना स्टार्ट कर दिया कि साहब हम लोग भी अपने डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करें मार्केट के अंदर। इसके पीछे रीजन क्या था? जो क्रिप्टो करेंसीज हैं उनका कोई सॉवरेनिटी बैकिंग नहीं है, कोई एक सेंट्रल बैंक उनको सपोर्ट नहीं करता है। इस वजह से आपने देखा होगा उसकी वैल्यू ऐसे फ्लक्चुएट करती है, इट गोज हाई, इट गोज डाउन, इट गोज हाई, इट गोज डाउन। किसी भी करेंसी के अंदर इस प्रकार का फ्लक्चुएशंस नहीं होना चाहिए। हम लोग अगर देखें इंडियन करेंसीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ऐसा नहीं होता कि 10 रुपए की कीमत आज 10 रुपए है और 10 रुपए की कीमत कल सुबह 12 रुपए हो जाएगी और परसों सुबह 8 रुपए हो जाएगी। ऐसा हम लोगों ने कभी नहीं देखा, इट हैज नेवर एवर हैपेंड। बट अगर हम लोग क्रिप्टो करेंसीज की बात करें तो क्रिप्टो करेंसीज चाहे वो आपके पास बिटकॉइन हो या कोई और इथेरियम वगैरह हो, कुछ भी हो, सबके अंदर ऐसे ही रहता है। देयर इज अ फॉल ऑफ अराउंड 4%, 5% फॉल है, 10% का गेन है, एंड एवरी डे दीज फ्लक्चुएशंस आर देयर, प्राइमरी बिकॉज कि इनके ऊपर कोई सेंट्रल बैंक की बैकिंग नहीं होती है। बट देन आरबीआई ने सोचा कि हम लोग एक ऐसी स्टेबल करेंसी को इंट्रोड्यूस करें जहां पे आरबीआई की बैकिंग भी होगी, आरबीआई उसको बैकअप करेगा, और ऐसी डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करने का प्लान किया गया। 2022 के बजट के अंदर भी इसका अनाउंसमेंट हुआ। तो जैसे जैसे क्रिप्टो करेंसी पॉपुलराइज होती गई, आरबीआई ने भी इस बात को सोचना स्टार्ट कर दिया कि हम लोग अपनी डिजिटल करेंसी को
इंट्रोड्यूस करें, और इसका इंटेंशन उन्होंने अपने 2022 के बजट के अंदर दे दिया था। और इन्होंने कहा था कि साहब हम लोग डिजिटल करेंसी लेके आ रहे हैं विच विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ अ रुपी, और बहुत जल्दी इन द फाइनेंशियल ईयर 22-23 हम लोग ये इंट्रोड्यूस भी कर देंगे। और उसी के सिलसिले में, उसी की लाइंस पे, टाइम लाइंस पे ये वाला कंसेप्ट नोट इंट्रोड्यूस करा गया है। आरबीआई ने बहुत बार ये बात बोली है, पब्लिकली एक्सप्रेस करा है कि साहब हमें क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा नहीं है। क्रिप्टो करेंसीज जैसे बिटकॉइन है और बाकी के हैं, ये बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, और वो स्टेबल इस वजह से नहीं होते क्योंकि इनके पास कोई बैकिंग किसी सेंट्रल बैंक की नहीं होती है, जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी का सेल परचेज जो है वो एक प्रकार से स्पेकुलेटिव नेचर का बन जाता है। इसी से कॉन्ट्रेरी अगर हम लोग बात करें तो जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी या फिर ई रुपी इंट्रोड्यूस होगा, उसमें एक सबसे बड़ा एडवांटेज यही होगा कि इसकी एक सॉवरेनिटी होगी। सॉवरेनिटी का मतलब ये हो गया कि इट विल नॉट बी कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री एंड इट विल बी एन इंडिपेंडेंट करेंसी। ऐसा नहीं होगा कि इस करेंसी की वैल्यूएशन किसी अननोन पर्सन के हाथ में होगी। जैसे अगर हम लोग इसकी बिटकॉइन की बात करें तो वी डोंट नो कि बिटकॉइन किसने बनाया, कहां से आया। हालांकि एक जापानीज नेम हम लोग बहुत बार यूज करते हैं इसके लिए, बट वी आर स्टिल नॉट श्योर वेदर दैट इज अ जेन्युइन नेम और अ फेक नेम। क्या वो रियलिटी में कोई ऐसा व्यक्ति था भी जिसने जो नाम हमारे पास निकल के आता है क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, बिटकॉइन से रिलेटेड, या बस ऐसी हवाबाजी में एक नाम आ गया, हमें उसके बारे में कुछ नहीं पता। तो बैकिंग कहीं से नहीं है। लेकिन जो ई कॉइन या फिर ई रुपी इंट्रोड्यूस करने की बात हो रही है, उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा दैट इट विल हैव इट्स ओन सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी का मतलब है दैट इट विल बी नॉट कंट्रोल्ड बाय एनी अदर कंट्री, इट विल बी एन इंडिपेंडेंट करेंसी, और आरबीआई इन सारी ट्रांजैक्शंस को कंट्रोल करेगा, और ये ट्रांजैक्शन ट्रेसेबल नेचर की होंगी। एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांजैक्शन अगर वो ई रुपी मूव कर रहा होगा तो उसको आरबीआई आराम से कंट्रोल या ट्रेस भी कर पाएगा। आरबीआई ने सीबीडीसी का एक डेफिनेशन भी दिया है, जहां पे आरबीआई ने कहा कि ये बिल्कुल एक लीगल टेंडर होगा। वी ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज लीगल टेंडर। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ दिवाली के जस्ट कुछ दिनों के बाद, तो उसके बाद से हमें ये बात समझ आ गई व्हाट इज लीगल टेंडर एंड व्हाट इज इलीगल टेंडर। तो एट प्रेजेंट, हालांकि सुप्रीम कोर्ट पे इसका केस भी चल रहा है, बट एट प्रेजेंट पुराने वाले 500 के नोट, पुराने वाले 1000 के नोट इलीगल टेंडर हैं, और जो 2000 का और 500 का नया नोट है वो लीगल टेंडर है। तो आरबीआई ने कहा कि साहब ये जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी सीबीडीसी आ रहा है, ये एक लीगल टेंडर के तौर पे ही यूज होगा, जिसको इशू करेगा सेंट्रल बैंक, दैट इज आरबीआई इसको इशू करेगा। ये बिल्कुल वैसा ही होगा, सिमिलर होगा एज कम्पेयर टू द पेपर करेंसी, लेकिन ये पेपर करेंसी के तौर पे उसकी वैल्यू सेम होगी, उसकी एक्सेप्टेबिलिटी सेम होगी, लेकिन ये पेपर करेंसी ना होते हुए एक डिजिटल फॉर्म के अंदर होगा। साथ साथ में इन्होंने ये भी कहा है कि आरबीआई ने साथ में ये भी कहा कि इट विल बी एन एक्सचेंजेबल एट पार विद द एग्जिस्टिंग इंडियन विद द करेंसी एंड इट विल बी एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ पेमेंट एंड विल बी अ लीगल टेंडर। तो जो डिजिटल रुपी है उसके बारे में बात करें, CBDCs would be appear as a liability on the central bank's balance sheet। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट बन के आ रहा है। नॉर्मली जो हम लोग करेंसीज के बारे में बात करते हैं, वो करेंसीज हम लोग डिपॉजिट करते हैं किसी कमर्शियल बैंक में, जैसे सरकारी बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, प्राइवेट बैंक है HDFC, ICICI। तो जो भी पैसा हम लोग जमा करते हैं वो उस बैंक की लायबिलिटी बन जाता है जो उन्होंने हमारे को पे ऑफ करना है। तो लेकिन यहाँ पे जब डिजिटल रुपी आएगा तो ये लायबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर बैंक का नहीं होगा, ये लायबिलिटी आरबीआई का बनेगा। तो आरबीआई इसको गवर्न करने वाला है, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी विल बी आरबीआई। ये बात इन्होंने सीबीडीसी की डेफिनेशन में हमें बड़े अच्छे तरीके से बता दिया है। साथ साथ में इन्होंने ये भी बताया कि सीबीडीसी अगर हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करें, तो उसके पीछे हमारा मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या यही ऑब्जेक्टिव है कि भैया बिटकॉइन को कम्पीट करना है, कि बिटकॉइन बाजार में आ गया तो अब हमें भी कुछ लेके आना है, क्या ये ऑब्जेक्टिव है? आंसर इज बिग नो।
जो बिटकॉइन है उसको तो करेंसी माना ही नहीं जाता, वो तो लीगल करेंसी है ही नहीं इंडिया में। हालांकि बहुत सारे देशों ने बिटकॉइंस को और बाकी क्रिप्टो करेंसीज को लीगल टेंडर मानना स्टार्ट कर दिया है, इंडिया ने अभी तक नहीं किया। और मेरे को नहीं लगता कि इस जो सर्कुलर है या फिर ये जो नोट है इसके बाद कभी भी बैंक की हमारी आरबीआई की इंटेंशंस होंगी कि उसको वो एक लीगल टेंडर माने क्रिप्टो करेंसी को। ये लोग तो अपना ही डिजिटल रुपी लेके आने को तैयार बैठे हैं। तो डिजिटल रुपी जब आएगा तो उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि साहब जो करेंसी है, करेंसी नोट्स हैं, उसकी प्रिंटिंग और उसकी हैंडलिंग का बहुत बड़ा मसला है। प्रिंटिंग और हैंडलिंग जो है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती है। एक बार अगर आप सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि लगभग 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा हमारी करेंसी की प्रिंटिंग का आता है। तो बहुत बड़ा अमाउंट है, ये फिगर्स बहुत बड़ी फिगर्स हैं। कॉइन को मिंट करना या फिर करेंसीज को प्रिंट करना, तो इट टेक्स हेल लॉट ऑफ अ कॉस्ट। तो उस कॉस्ट को कट करना, और एक और बात, जितनी ज़्यादा फिजिकल करेंसी सर्कुलेशन में होती है उतनी ज़्यादा उसका डुप्लीकेशन, नकली नोट, जाली नोट, फॉरफिटेड नोट्स बाजार में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो उन सारी चीज़ों को भी कंट्रोल करना है। हालांकि यही बात तो 2016 के डीमोनेटाइजेशन में भी कही गई थी कि साहब हम लोग डीमोनेटाइजेशन कर रहे हैं, उसका एक प्राइम ऑब्जेक्टिव यही है कि जो इतने सारा कॉन्ट्रफिटेड नोट्स या नकली नोट्स इकोनॉमी के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग कम करें, उसे हम लोग कट करें, ख़त्म करें। अब वही कंसेप्ट या वही सोच डिजिटल करेंसी में भी लेके आ रहे हैं कि साहब फिजिकल कैश का जो मसला है, जहाँ पे उसकी करेंसी की प्रिंटिंग है, कॉइन्स की मिंटिंग है, फिर उसको एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना है, उसका कॉस्ट है, इन सारी कॉस्ट से हम लोग बचे, ऑपरेशनल कॉस्ट से हम लोग बचे। ये एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है डिजिटल रुपी को इंट्रोड्यूस करने के पीछे। इसके साथ साथ में साहब हम लोग कुछ इंकरेज करें ऐसे इनोवेशंस जहाँ पे पेमेंट्स और सेटलमेंट सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए जा सकें, नए सिस्टम्स आए, डिजिटल सिस्टम्स आए, जहाँ पे सारी चीज़ें बड़ी रैपिड और बड़ी फास्ट हों और इकोनॉमी को थोड़ा सा पेस मिले। इसके साथ साथ में हम लोग पब्लिक को भी एक्सेस देना चाहते हैं डिजिटल करेंसी का। Not everybody can afford bitcoins, not everybody can afford cryptocurrency, but they still want to have something new in their pockets, in their mobile phones, in their tablets. तो वो जो न्यू चीज़ है पब्लिक को उसका एक्सेस देना डिजिटल करेंसी का, और सारे बेनिफिट्स जो भी वर्चुअल करेंसी को मिल रहे हैं ये वही बेनिफिट्स हों जो एक नॉर्मल करेंसी को मिलते हैं। एट द सेम टाइम किसी भी तरह का कोई रिस्क वहाँ पे इन्वॉल्व ना हो। क्रिप्टो करेंसीज में रिस्क इन्वॉल्व रहता है, उसका फ्लक्चुएशन रहता है बहुत ज़्यादा। एक और क्रिप्टो करेंसीज के केस में अगर हम लोग बात करें तो यू आर एन ओनर इफ़ यू आर अ बियरर ऑफ द क्रिप्टो करेंसी। तो हालांकि बहुत से अब एक्सचेंजेस भी आ चुके हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं वैसे कुछ एक्सचेंजेस भी आ चुके हैं जो कि क्रिप्टो करेंसीज को गवर्न करते हैं, बट स्टिल उसके बावजूद बियरर जो होता है वही उसका ओनर माना जाता है। बट आरबीआई ने ये कहा कि साहब हम लोग तो अपनी डिजिटल करेंसी लेके आएंगे और फेस्ड मैनर में उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जहां पे क्रिप्टो करेंसी के बेनिफिट्स तो होंगे लेकिन जो क्रिप्टो करेंसी के रिस्क इन्वॉल्व है हम उनको कट डाउन कर देंगे। देखते हैं कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अब बात आती है कि साहब ये सीबीडीसी काम कैसे करने वाला है। तो इन्होंने कहा कि साहब सीबीडीसी को हम लोग दो तरीके से चलाएंगे, एक तो टोकन बेस्ड सिस्टम होगा और दूसरा अकाउंट बेस्ड सिस्टम होगा। तो दो तरीके से हम लोग इसको क्रिप्टो करेंसी को चलाने वाले हैं। आप टोकन बेस्ड की बात करें, एक छोटा सा उदाहरण अगर मैं आपको देता हूं, आप सभी अगर अनअकैडमी के मोबाइल ऐप को यूज करते हैं तो आप सब्सक्रिप्शन से पहले जितना ज्यादा मोबाइल ऐप को यूज करते रहेंगे आपके कुछ कॉइन्स इकट्ठे होते जाते हैं। इसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल अगर आपको दूं, आप सभी ने एक मोबाइल एप्लीकेशन का नाम सुना होगा, क्रेड, CRED। क्रेड के अंदर भी ऐसा ही है कि आप उस क्रेड को यूज करके जितनी ज्यादा फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करते हैं, खासतौर पे क्रेडिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस अगर आप करते हैं, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट्स करते हैं, अपने यूटिलिटी बिल्स की अगर आप पेमेंट्स करते हैं तो आपको कुछ क्रेड कॉइन्स मिलते रहते हैं जिनको आप बाद में रिडीम भी कर सकते हैं।
तो ये जो क्रेडिट कॉइन्स का सिस्टम है या फिर जैसे मैंने अभी आपको कहा अनअकैडमी के ऊपर भी जो कॉइन्स का सिस्टम है, इसी को हम लोग बोलते हैं टोकन बेस्ड सिस्टम, जहां पे आपको कुछ कॉइन्स वगैरह दिए जाए, तो जितनी आपकी करेंसी की वैल्यू होगी शायद उतनी ही आपकी इन कॉइन्स की या टोकन्स की वैल्यू होगी। डेफिनेटली, शायद वर्ड नहीं बोलना चाहिए था मेरे को, डेफिनेटली वैसा ही होगा। तो जिसके पास भी वो टोकन्स हैं, वो टोकन जिसके पास है उतनी ही वैल्यू के मनी उसके पास है, बट नॉट इन अ फिजिकल फॉर्म बट इन अ डिजिटल फॉर्म। तो ये टोकन बेस्ड सिस्टम आने वाला है, जहां पे ये बिल्कुल बैंक नोट की तरह होगा। जो बियरर्स होगा वही अज्यूम कर लिया जाएगा, प्रिज्यूम कर लिया जाएगा कि वो उसका ओनर है। जैसे बैंक नोट्स में होते हैं, अगर आपके पास 2000 का नोट है तो आप ही उसके ओनर माने जाते हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से टोकन जिसके पास होगा, डिजिटल टोकन जिसके पास होगा, वही उसका ओनर भी माना जाएगा। मैंने भी नेक्स्ट पॉइंट में ही आपको लिख के दिया कि टोकन बेस्ड सिस्टम में जो होल्डर होगा टोकन का, वही उसका प्रिज्यूम्ड ओनर माना जाएगा। जो टोकन बेस्ड सीबीडीसी सिस्टम होगा, उसमें बीरर को अपनी ऑथेंटिसिटी, अपनी आइडेंटिटी वेरीफाई करनी होगी। जैसे कई बार आपने देखा होगा, अगर आप आजकल यूपीआई यूज करते हैं, तो आप अगर बैंक टू बैंक अमाउंट ट्रांसफर करते हैं तो वो आपसे ओटीपी मांगता है या अपना पिन मांगता है। ओटीपी तो शायद बहुत कम केसेस में है, लेकिन पिन मांगता है कि आप अपना पिन फीड करें, और पिन फीड करने के बाद आप अपना ट्रांजैक्शन कैरी ऑन कर सकते हैं। इसी प्रकार से डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पे भी पिन बेस्ड सिस्टम रहता है। तो कुछ उसी प्रकार से जब आपके पास टोकन बेस्ड सिस्टम होगा, तो कहीं ना कहीं या तो मोबाइल का ओटीपी नंबर या फिर लेटर से आपका कोई पिन बेस्ड सिस्टम के थ्रू उसकी पेमेंट वेरीफाई की जाएगी, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि उसकी ऑथेंटिसिटी या ओनरशिप को वेरीफाई किया जाएगा। ये एक प्रेफर्ड मोड होगा रिटेल फॉर्म के अंदर। तो जैसे आजकल आपने देखा होगा कि अगर आप बाजार में जाते हैं, दुकानों में जाते हैं, सुपर बाजार में जाते हैं, किसी ग्रोसरी स्टोर में जाते हैं, तो वहां पे भी उन्होंने वो स्कैन कोड्स लगा रखे होते हैं, गूगल पे के, पेटीएम के। कुछ उसी तरीके से ये भी रिटेल फॉर्म के अंदर सीबीडीसी भी काम करने वाला है, जहां पे इसके पास फीचर्स तो वही बैंक नोट के होंगे, लेकिन डिजिटल करेंसी के तौर पे इसको इंट्रोड्यूस करने के मूड में है, लेकिन रिटेल फॉर्म में होगा ये, रिटेल फॉर्म में। फिर एक और होगा अकाउंट बेस्ड सिस्टम, जहां पे एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांसफर किया जाता है पैसा। आप ऐसे समझ सकते हैं कि टोकन बेस्ड जो होगा वो वॉलेट टू वॉलेट मूव करेगा। मेरे वॉलेट में पैसा है, मैं आपके वॉलेट पे ट्रांसफर करूंगा। लेकिन अगर हम लोग अकाउंट बेस्ड की बात करें, तो यूपीआई सिस्टम जैसे काम करता है, वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, कुछ वैसे ही अकाउंट बेस्ड में भी काम होने वाला है। यहां पे जब अकाउंट बेस की बात करते हैं, तो इट विल रिक्वायर अ मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द बैलेंसेस एंड ट्रांजैक्शंस ऑफ ऑल सीबीडीसी। तो सारे ट्रांजैक्शंस को ट्रेस किया जाएगा, एंड होल्डर वुड बी देन वो जो ट्रांजैक्शंस हैं वो सिग्निफाई करेंगी ओनरशिप स्टेटस, जो कि वेरीफाई किया जाएगा बाय एनी इंटरमीडिएटरी बैंक। जैसे यूपीआई सिस्टम्स की अगर हम लोग बात करते हैं, मेरा बैंक अकाउंट एचडीएफसी बैंक में है, आपका एसबीआई में है, तो मेरे अकाउंट से आपके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो बैंकिंग कोड्स वगैरह भी हमें उसके मिलते हैं, रेफरेंस कोड जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसी प्रकार से कोई इंटरमीडियरी होगा, दैट इज कोई बैंक होगा जो उसकी ऑथेंटिसिटी को वेरीफाई करने वाला है। ये जो सिस्टम्स हैं, ये सिस्टम ज्यादातर बड़ी ट्रांजैक्शंस पर चलने वाले हैं, होलसेल ट्रांजैक्शंस पर चलने वाले हैं, जहां पे भी बड़ी ट्रांजैक्शंस हैं वहां पे। अब जो सेंट्रल बोर्ड, ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है, वो दो तरह की आने वाली है, जैसे अभी भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सीबीडीसी आर एंड सीबीडीसी डब्ल्यू। आर वुड इंडिकेट रिटेल एंड डब्ल्यू वुड इंडिकेट द होलसेल। तो आर वाली जो सीबीडीसी होगी, ये ज्यादा यूजफुल होगी आम जनता जनार्दन के लिए और रिटेल ट्रांजैक्शंस में, और जो डब्ल्यू वाली करेंसी होगी वो बेसिकली होलसेल ट्रांजैक्शंस के लिए होगा, जहां पे बैंक्स इन्वॉल्व होंगे, और बैंक्स इंटरबैंक सेटलमेंट्स के लिए भी इनको यूज करेगा। जब सीबीडीसी को इंट्रोड्यूस करना है, तो मेन उसका एम क्या रहने वाला है? उसका मेन एम ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, ये नहीं होगा कि एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस कर दिया जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला कि अगर डिजिटल करेंसी आ गई, डिजिटल रुपी आ गया,
तो आपके जेब में रखे हुए 1000 या 500 या 2000 के नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी या 10 रुपए के नोट की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा। ये एग्जिस्टिंग सिस्टम को रिप्लेस नहीं करेगा, ये सिर्फ एग्जिस्टिंग सिस्टम को सपोर्ट करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा, रादर देन रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम। ऐसा नहीं होने वाला। अब एक और समस्या इसके अंदर है जो मैंने सोचा, थोड़ा सा इसके ऊपर होमवर्क किया तो पता चला कि भाई ऑफलाइन सिस्टम में क्या होगा। ऐसा तो नहीं होता कि हर समय मोबाइल में इंटरनेट कनेक्टिविटी रहती है, ऐसा नहीं होता कि हर समय घर पे वाईफाई की कनेक्टिविटी रहती है। भाई कभी तो ऐसा होगा कि वाईफाई काम नहीं कर रहा होगा, कभी तो ऐसा होगा कि मोबाइल पे सिग्नल नहीं आ रहे होंगे। ऐसा भी पॉसिबल है कोई दूर दराज का इलाका हो, इंटीरियर्स हो, पहाड़ी इलाका हो, वहां पे मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा? क्या ऐसे केस में ये सिस्टम फेल हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा? आंसर इज नो। ये ऑफलाइन सिस्टम्स को भी लेके आ रहे हैं। तो अगर आपके मोबाइल के ऊपर इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है किसी भी कारणवश, स्टिल आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे यूजिंग योर सम क्रेडेंशियल्स, मे बी कुछ ओटीपीज हो सकते हैं, मे बी कुछ पिन सिस्टम बेस्ड हो सकता है, जहां पे ऑफलाइन सिस्टम्स के अंदर भी आप ट्रांजैक्शंस कर पाएंगे वॉलेट टू वॉलेट, और आप इंडिपेंडेंटली उसको कर पाएंगे बिना किसी सेंट्रल सर्वर से कम्युनिकेट भी किए बिना। ये सिस्टम काम करेगा, ये सिस्टम काम करेगा, और इसी तरीके से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है इसे। आपको याद होगा जब हम लोग जीएसटी की बात करते हैं तो वहां पे ई वे बिल में भी कुछ ऐसे ही सिस्टम है। अगर आपको कोई ऑफिसर आपका कोई जो व्हीकल है उसको रोकता है और आप ई वे बिल अगर उसको बताते हैं, उसको नंबर्स वगैरह बताते हैं, तो उनके पास, या फिर जो उनके स्कैन कोड्स हैं वो दिखाते हैं, तो उनके पास जो सिस्टम्स हैं, स्कैन कोड जो रीडर्स हैं, वो बिना इंटरनेट के भी काम करते हैं। तो दे हैव अ सिस्टम इन प्लेस जहां पे ये बिल्कुल पॉसिबल है कि ऑफलाइन पे भी ये काम एग्जैक्टली वैसे ही करेगा जैसे ऑनलाइन पे कर रहा है। मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये कब लॉन्च होने वाला है? भाई क्या दिवाली पर लॉन्च हो जाएगा? मुश्किल है कहना, दिवाली तक तो लॉन्च हो जाएगा, मुश्किल है कहना, लेकिन हाँ ये आ रहा है और बहुत जल्दी ये सिस्टम आ रहा है। ये ऑलरेडी वर्ल्ड में 10 देशों के अंदर इंट्रोड्यूस किया जा चुका है। ऑलरेडी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ऑलरेडी 10 देशों में आ चुका है। जो सबसे पहली कंट्री थी वो थी बहामास। बहामास नाम की कंट्री है, ये कैरिबियन कंट्री है। कैरिबियन में आपको बता देता हूं कि नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका का जो कॉन्टिनेंट है उसके बीच में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, आइलैंड कंट्रीज हैं, और ये जो आइलैंड कंट्रीज हैं इनको हम लोग कैरिबियन कंट्रीज कहते हैं। जब ये कैरिबियन कंट्रीज के प्लेयर्स मिलके खेलते हैं क्रिकेट मैच, तो उनकी टीम को नाम दिया जाता है वेस्ट इंडीज। याद रखिएगा, वेस्ट इंडीज नाम का कोई देश नहीं है। West Indies is a group of 7 or 9 countries, and the players of those 7 and 9 countries playing together under one common flag is what we call as West Indies. इनके अंदर एक बहुत फेमस कंट्री आती है जमैका। उसेन बोल्ट आपने देखा होगा, जो रनर है वो जमैका से बिलोंग करता है। देन एक आती है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, और इसी प्रकार से और ऐसे देश आते हैं, लगभग 8 से 9 देश हैं। तो 8 से 9 देशों में से एक देश है बहामास, जिसने सबसे पहले अपने डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस करी थी, जिसका नाम है बहामानियन सैंड डॉलर। ये करेंसी का नाम है, जो सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी है बहामास की, उसका नाम है बहामानियन सैंड डॉलर। और उसी प्रकार से भी हाल फिलहाल के अंदर एक और कैरिबियन कंट्री जमैका ने भी इसको इंट्रोड्यूस करा, और जमैका ने जो अपनी करेंसी इंट्रोड्यूस करी उसका नाम रखा जैमडैक्स। इंडिया वाले क्या नाम रखेंगे? देखने वाली बात है, इंडिया वाले क्या नाम रखेंगे। आप इंडिया की डिजिटल करेंसी के क्या नाम होने चाहिए, आपके पास क्या क्या उसके ऑप्शंस हैं, एक बार यहाँ पे जो हमारा कमेंट सेक्शन है उसके अंदर कमेंट करके कोई प्यारा सा नाम बताइएगा। जैसे बहामास ने नाम रखा, जैसे बहामास ने नाम रखा बहामानियन सैंड डॉलर, जैसे जमैकन ने नाम रखा जैमडैक्स, वैसे ही इंडिया वाले अपनी डिजिटल करेंसी का क्या नाम रखें, जरा कमेंट सेक्शन में एक बार जरूर बताइएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग होगा आप लोगों के व्यूज लेना इसके ऊपर।
अब जब ये डिजिटल करेंसी आ ही रही है तो भाई कुछ एप्रीहेंशंस भी होंगे। एप्रीहेंशंस का मतलब है मन का कुछ डर भी होगा। बिल्कुल जी, डर भी होगा। सबसे पहला डर तो ये है कि जब हम लोग डिजिटल करेंसी को इंट्रोड्यूस करेंगे तो बहुत रैपिडली, बहुत फास्ट जो है लोग इसको अडॉप्ट करेंगे। याद करो, पेटीएम, गूगल पे और इस तरह के जो मेथड्स हैं, पिछले 3-4 सालों में, रादर 2016 के बाद से पिछले 5-6 सालों में कितनी ज्यादा ट्रांजैक्शंस हम लोग वहां उससे करने लग गए। इसी प्रकार से यूपीआई जब इंट्रोड्यूस हुआ तो कितनी रैपिडली हम लोग उस यूपीआई से भी अपनी सारी ट्रांजैक्शंस करने लग गए। तो हमारी सरकार को ये बात पता है कि जैसे ही डिजिटल करेंसी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, ई रुपी हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया, तो बहुत रैपिडली लोग स्विच ओवर करेंगे फ्रॉम फिजिकल करेंसी टू डिजिटल करेंसी। तो अब उससे होगा ये कि जो कमर्शियल बैंक्स हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, पंजाब नेशनल बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, इस तरह के जो कमर्शियल बैंक्स हैं, इनके अंदर जो पैसा या पूंजी जमा की जाती है, विड्रॉ की जाती है, उनकी ट्रांजैक्शंस ड्रास्टिकली डिक्लाइन होंगी और आरबीआई की जो ट्रांजैक्शंस है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव होंगी। एक और चीज, अभी तक जो हम लोग फिजिकल करेंसी की डीलिंग करते हैं वो लायबिलिटीज बनती है एक पर्टिकुलर स्पेसिफाइड बैंक की, क्योंकि पैसा हम लोग वहां जाके जमा करते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास जो भी लायबिलिटीज होंगी वो आरबीआई की लायबिलिटीज होंगी। सो देयर इज गोइंग टू बी अ मेजर शिफ्ट इन द अकाउंटिंग सिस्टम ऑफ द इकोनॉमी। एक और चीज, जैसे अगर मैं फिजिकल पैसा बैंक अकाउंट में जमा करता हूं, लेटर से सेविंग्स अकाउंट में जमा करता हूं, तो मेरे को उसके ऊपर ब्याज मिलता है। तो क्या मैं अगर डिजिटल करेंसी को अपने वॉलेट में होल्ड करूंगा तो उसके ऊपर मेरे को ब्याज मिलेगा? यह भी एक देखने वाली बात है। अगर ब्याज मिलेगा तो डिजिटल करेंसी और ज्यादा प्रमोट हो जाएगी, नहीं मिलेगा तो थोड़ी सी डिस्करेजमेंट होगी डिजिटल करेंसी को होल्ड करने की। तो ये अप्रीहेंशंस है, ये मन का डर है कि क्या होगा। यही चीज मैंने आपको यहां पे लिख के दी है कि सीबीडीसी शुड कैरी इंटरेस्ट, वेदर और नॉट इट शुड कैरी इंटरेस्ट। क्या इसको इंटरेस्ट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि इट विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ द डिपॉजिट्स विच आर हेल्ड विद द कमर्शियल बैंक्स लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड सो ऑन। इसके साथ साथ में आरबीआई की बैलेंस शीट के ऊपर बड़ा जबरदस्त इंपैक्ट आने वाला है, और सिर्फ आरबीआई की नहीं, बाकी कमर्शियल बैंक्स की बैलेंस शीट के ऊपर भी हिट आएगा बहुत जबरदस्त। और ये बुक एंट्रीज जो दोनों तरफ की है, दोनों प्रकार के बैंक्स की जो बुक एंट्रीज हैं, उसके ऊपर जबरदस्त इंपैक्ट डालने वाला है। इस वजह से क्योंकि बड़ी हाई परसेंटेज लोग ऐसे होंगे और करेंसी ऐसी होगी जो डिजिटल करेंसी में डील करने वाली है। इस सेशन को हम लोग वाइंड अप करें बहुत जल्दी विद आवर फाइनल वर्ड्स। भाई क्या अब फाइनली ये कि साहब हम तो चाहते हैं डिजिटल करेंसी आ जाए, एंड इट इज अ वेरी वेलकम मूव बाय आरबीआई। एट द वेरी सेम टाइम ये कुछ उनके प्रोसेसेस में जो कमी पेशी हो सकती है, भाई कहीं पे मैंने पैसा आपको ट्रांसफर करा, मेरे यहाँ से तो निकल गया, आपके यहाँ पहुंचा नहीं, मेरे वॉलेट से निकल गया, आपके वॉलेट में पहुंचा नहीं, किसी दूसरे के वॉलेट में पहुंच गया। तो ऐसे जो डिस्प्यूट्स होंगे, उन डिस्प्यूट्स का रेजोल्यूशन कैसे होगा, भाई उसके बारे में कुछ इनको पहले से प्रोसेस बना लेना चाहिए। तो मैं मानता हूं कि भाई कुछ टाइम लगेगा इन सारे प्रोसेसेस में, लेकिन सीबीडीएसई सिस्टम फिर भी बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट लेके आने वाला है हमारी इंडिया की इकोनॉमी के ऊपर, बिकॉज इट विल इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द मॉनेटरी एंड द पेमेंट सिस्टम, जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जानी चाहिए। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त कंसेप्ट जो कि मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ सालों में हमारी इकोनॉमी को बहुत ड्रास्टिकली चेंज करने वाला है। उम्मीद करूंगा आपको ये सेशन अच्छा लगा, और ये बिल्कुल नया टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस करा जो कि हार्डली एक हफ्ता पुराना टॉपिक था। आपको ये सेशन कैसे लगा मेरे को ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा एंजॉय करा है, एंड इसी प्रकार के और अमेजिंग वीडियोस मैं कोशिश करूंगा कि आप सबके लिए लेके आता रहूं, जो कि हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड भी हो और हमारे जो करंट इकोनॉमिक सिनेरियो चल रहे हैं उससे रिलेटेड भी हो। तो आज के लिए यहाँ तक। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ, आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।